हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग और पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इनिशिएट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, यानी प्लानिंग के बाद जो इंप्लीमेंटेशन का कार्य है वो ऑर्गेनाइजिंग में शुरू होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इनिशिएट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप्स and effectively deploying resources to achieve the organizational goals। यानी ऑर्गेनाइजिंग में बच्चों है दो बातें, पहला वर्किंग रिलेशनशिप्स को डिसाइड करना और दूसरा रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा डिजायर्ड गोल अचीव होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम अपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की तरफ। हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होना है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। यानी क्या काम होना है और किस तरह से होना है ये डिवाइड कर दिया जाता है काम को, सो दैट कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और एक्टिविटीज ना हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटलाइजेशन? बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर नेचर के टास्क होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है एक जगह पर, जिन्हें हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक तरह का काम एक डिपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मींस एस्टेब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप्स, कि हमें किस जॉब पोजीशन पर क्या काम करवाना है ये होता है इस स्टेप पर, यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सिर्फ काम को बांटना ही जरूरी नहीं है बल्कि वर्किंग रिलेशनशिप्स, यानी कौन किसे रिपोर्ट करेगा, to whom you have to report and to whom you are accountable for your job is known as establishing reporting relationships। तो ये था बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अब चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ। सबसे पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि सिमिलर नेचर के टास्क को ग्रुप कर दिया जाता है डिपार्टमेंट्स में, तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। क्यों? इसलिए कि जिस बंदे को जो काम दिया गया है उसको उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल को देखते हुए दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजिंग से हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है और जब स्पेशलाइजेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगी। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स कि जब ऑर्गेनाइजिंग में डिफाइन कर दिया जाता है कि किसका क्या जॉब रोल है और किसको रिपोर्ट करना है, तो फिर वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर होती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज नहीं होता है। नेक्स्ट इज आवर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यह है बच्चों कि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि सबके जॉब रोल्स डिफाइंड है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबको बता दी गई हैं, जिस वजह से रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होती बल्कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज एडाप्टेशन टू चेंज। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन विच हेल्प्स अस टू मॉडिफाई आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी पता है किसे किसको रिपोर्ट करना है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज आवर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब ये होता है कि मैनेजर अपना काम जब सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है, कीपिंग इन व्यू हिज क्वालिफिकेशंस एंड हिज स्किल्स, तो हमारे सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन नए डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकती है, नए जॉब रोल्स डिफाइन कर सकती है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करेगी और ग्रो करेगी। तो ये थे बच्चों हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर वेयर जॉब रोल्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू हायरार्कियल ऑर्डर। यानी एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप्स का होता है, जिसमें हमारा पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर विद द वर्ड फंक्शन कि जहां पर डिपार्टमेंट्स को बांटा गया है फंक्शंस के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर लागू है।
फॉर एग्जाम्पल, यानी ये हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसके नीचे हमारे 4 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को जन्म देता है, जहां प्रोडक्ट हमारे लिमिटेड प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, वहां इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जहां डिपार्टमेंट्स एक डिपार्टमेंट में एक तरह का काम हो रहा है। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारे यहां डिपार्टमेंट्स जो बनाए जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, वो प्रोडक्ट के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी हर प्रोडक्ट के लिए एक डिवीजन होता है और वो एक डिवीजन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गारमेंट्स डिवीजन है, एक फुटवियर डिवीजन है, एक कॉस्मेटिक्स डिवीजन है, एक स्किन केयर का डिवीजन है, और हर डिवीजन और हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं, यानी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, मार्केटिंग का काम हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट है, और उसके बाद है हमारा सेल्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है फंक्शंस के हिसाब से, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से। इस तरह का स्ट्रक्चर वहां फॉलो किया जाता है बच्चों जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कई सारे प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके एडवांटेजेस को देखें, तो एडवांटेजेस ये हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी हमें जब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक फंक्शन में एक तरह का ही काम हो रहा है तो उससे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों ही अच्छा होगा। नेक्स्ट इज इफिशियंसी। एफिशिएंसी आप जानते हैं बच्चों, डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। जब एक ही काम बार बार एक ही एम्प्लॉय करेगा तो उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी और हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा मिनिमाइजेस कॉस्ट। मिनिमाइजेस कॉस्ट का मतलब यह हुआ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, क्योंकि एक काम एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग। फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग का मतलब यह है कि अगर हमें किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स में ही उसको स्पेशलाइज करना है, तो हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रख के उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर अटेंशन। यहां पर हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलती है, यानी अगर एक प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, अगर सेल्स है तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में है, जिसकी वजह से प्रॉपर अटेंशन इज पेड टू ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर की पहली डिसएडवांटेज है लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। हर फंक्शनल डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उसका अपना हित ज्यादा ऊपर रहे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन मींस कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा ये कह रहा है कि प्रोडक्ट की डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड है, प्रोडक्ट को उस तरह से बनाओ, उस तरह से डिजाइन करो, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ डिजाइन इन द प्रोडक्ट, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं यहां पर, इसलिए कि एक डिपार्टमेंट हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मींस कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है, तो अगर किसी डिपार्टमेंट में एक्सेस वर्कफोर्स एंड वी वांट टू शिफ्ट दैट पर्सन फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, तो वी कैन नॉट डू सो बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाया तो नो फंक्शनल हेड, कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ना हो पाने के लिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब चलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर एज वी हैव रेड कि डिविजन्स के यहां पर बने होते हैं प्रोडक्ट के आधार पर। तो इसकी पहली एडवांटेज है हमारी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता हो, यहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बिकॉज यहां पर डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट्स के हिसाब से बांटा गया है। नेक्स्ट इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। हर डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है, अपने आप में एक सेपरेट
ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी वजह से अगर किसी प्रोडक्ट से रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव का मतलब यह हुआ कि एक डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज एंड सेल्स, तो यू कैन इजिली शिफ्ट the excess workforce from one department to another. That leads to flexibility. Next is expansion and growth. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को बिना हमारी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करती है और ग्रो करती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव होता है, इसलिए कि एक डिवीजन, मैंने बोला कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह से हो सकते हैं बच्चों कि हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि एलोकेशन ऑफ फंड उसके डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा हो, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन ये चाहेगा कि मेरा रेवेन्यू, मेरा प्रॉफिट और मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कभी कभी इग्नोर भी हो सकता है। तो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये भी बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट ने बनाया है हायरार्कियल ऑर्डर के हिसाब से, जहां वर्किंग रिलेशनशिप्स डिसाइडेड है, किसे किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसे अकाउंटेबल है, ये पूरा प्री डिसाइडेड होता है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है मैनेजमेंट के रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के काम नहीं कर सकती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ रिजल्ट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, और इसमें फ्रेमवर्क डिसाइडेड होता है, यानी प्रॉपर हमारी स्केलर चेन यहां पर फॉलो होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ही वर्क प्लेस पर लोग काम करते हैं तो उन लोगों के बीच एक सोशल नेटवर्क, एक बॉन्डिंग बन जाती है, और ऐसे ग्रुप ऑफ सोशल नेटवर्क को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सोशल नीड को फुलफिल करता है और इसमें किसी भी तरह के यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा रिजिड होता है क्योंकि ये रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से बना है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली फ्लेक्सिबल। यहां कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रॉपरली चैनल से पास होती है, इसलिए हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड ऑफ र्यूमर के चांसेस कम से कम है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डेलीगेशन क्या होता है? कोई भी मैनेजर कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, बट बर्डन ऑफ वर्क की वजह से वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए इट इज नेसेसरी कि वो अपना काम शेयर करे, अपना टास्क अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। जब मैनेजर अपना काम डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, क्यों? इसलिए कि उसे और भी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर वर्क करना है, तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन। नाउ डेलीगेशन के बच्चों होते हैं तीन एलिमेंट्स, एक है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड टू द सबऑर्डिनेट्स, ये डाउनवर्ड फ्लो करती है, यानी टॉप टू बॉटम, जैसे स्केलर चेन आपने देखी होगी। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू फॉलो द ऑर्डर्स, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपीरियर, दिस इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी अपवर्ड फ्लो होती है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को टास्क डेलीगेट करता है तो उस लिमिटेड एरिया तक वो सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल बन जाता है अपने मैनेजर के लिए। तो ये थे हमारे तीन एलिमेंट्स डेलीगेशन के, पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि मैनेजर्स
जब अपना काम डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो मैनेजर्स गेट द टाइम टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एरियाज, जिनकी वजह से उनका मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉयज के टैलेंट, उनके स्किल्स का ज्यादा यूज हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बेटर लीडर्स तैयार होते हैं और फ्यूचर मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। तो एम्प्लॉय हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए बच्चों, डेलीगेशन का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, जिसमें सबऑर्डिनेट ये सोचता है कि उसके मैनेजर ने उस पर ट्रस्ट किया है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ स्टीम डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब बच्चों ये होता है कि जब मैनेजर्स अपना रूटीन वर्क का काम सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं, तो मैनेजर्स इंपॉर्टेंट एरियाज पर फंक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, जो एक मैनेजमेंट हायरार्की का पार्ट है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन मींस कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जब एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और जो काम मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को दिया है वो सबऑर्डिनेट को पता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और एक्टिविटीज नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। तो ये था बच्चों हमारा डेलीगेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मींस होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल लेवल्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द सेंट्रल पॉइंट्स और टॉप लेवल। यानी सारी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है लोअर लेवल्स और डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ उस अथॉरिटी को कंसंट्रेट करके रखा जाता है जिसे सिर्फ टॉप लेवल पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। याद रखिए बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल चीज है और डिपेंड करता है साइज ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम पढ़ें तो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जब सबऑर्डिनेट्स को डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए से ज्यादा पावर दी जाती है, तो सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, यानी सबऑर्डिनेट्स एनकरेज होते हैं डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। नेक्स्ट इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। दैट मींस कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफर होती है लोअर लेवल्स और डिपार्टमेंट्स में, तो मैनेजरियल टैलेंट हमारा डेवलप होता है। फ्यूचर के लिए हमारे मैनेजर्स तैयार होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल्स में ट्रांसफर कर दी गई है एंड जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं हमारे, उनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है टॉप लेवल से, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है बिकॉज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही डिसीजन ले लिया जाता है। नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए टॉप मैनेजमेंट मैक्सिमम पावर डेलीगेट कर देता है लोअर लेवल्स में, जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है कि वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स पर फोकस कर सके। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है बिकॉज मैक्सिमम जो हमारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो डेलीगेट की जा चुकी है लोअर लेवल्स और डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल है वो मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस करके ऑर्गेनाइजेशन के साइज को एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। जब अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है लोअर लेवल्स में और हर मैनेजर के पास उसके एरिया ऑफ ऑपरेशंस में ज्यादा अथॉरिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कंट्रोल स्थापित होता है। तो ये था बच्चों हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में, जिसमें पहला है नेचर। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चों बेसिक फर्क ये होता है कि डेलीगेशन एक नेसेसरी और कंपलसरी चीज है बिकॉज मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल थिंग है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो पहला ही हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है नेचर, मींस डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल एक्ट है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि सुपीरियर जब अपना काम
ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट को, तो ज्यादा कंट्रोल होता है सुपीरियर का, लेकिन फ्रीडम लेस दी जाती है सबऑर्डिनेट को। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जब एक बार पावर हमारी डेलीगेट हो जाती है तो ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है सबऑर्डिनेट्स को, और अब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेटस की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन टास्क शेयर करने का एक प्रोसेस है, जब मैनेजर अपना काम शेयर करते हैं सबऑर्डिनेट से। बट डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा स्कोप। डेलीगेशन हैज अ नैरो स्कोप बट डिसेंट्रलाइजेशन हैज अ वाइडर स्कोप। क्यों? इसलिए कि डेलीगेशन इज लिमिटेड टू द सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में सिर्फ सुपीरियर और उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन का जो एक्सटेंशन है वो लोअर लेवल, लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक चला जाता है। नेक्स्ट इज पर्पस। अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन इसलिए किया जाता है ताकि मैनेजर अपने वर्कलोड को कम कर सके और मोर इंपॉर्टेंट एरियाज पर अपने फोकस को बढ़ा सके। बट डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज किया जाता है डिसीजन मेकिंग पावर को ट्रांसफर करके। तो ये थे बच्चों वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।